आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं अब खबरों का। राजस्थान देश के 10 उन राज्यों में है जहां इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। यहां साल के अंत में चुनाव होंगे। इसे लेकर राज्य की सत्ताधारी कांग्रेस और मुख्य विपक्षी दल बीजेपी दोनों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पीएम मोदी आज भीलवाड़ा में एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। बीते 4 महीने में पीएम का ये तीसरा राजस्थान दौरा है। इस रैली से भाजपा पूर्वी राजस्थान और गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र को साधने की कोशिश करेगी। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जनवरी को राजस्थान के भीलवाड़ा दौरे पर हैं। मोदी यहां पर भगवान देवनारायण के जन्म स्थान मालासेरी डूंगरी का दौरा करेंगे, जो कि गुर्जर समुदाय का एक पवित्र स्थल है। प्रदेश भाजपा के मुताबिक मालासेरी डूंगरी में भगवान देवनारायण के 1111वें प्रकटोत्सव पर पीएम मोदी एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। गुर्जर समाज के प्रदेश भर से कई संतों को कार्यक्रम में बुलाया गया है। बीजेपी संगठन के कार्यकर्ता और गुर्जर समाज के सामाजिक कार्यकर्ता संयुक्त रूप से कार्यक्रम को बड़ा बनाने की तैयारियों में जुटे हैं। पीएम मोदी के दौरे से राजस्थान के मालासेरी डूंगरी को देश में नई पहचान मिलने की उम्मीद है। साथ ही मोदी के इस दौरे से गुर्जर समाज को सामाजिक तौर पर भी बड़ा संदेश देने की कोशिश है। तो आपको बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भीलवाड़ा के दौरे पर है और प्रधानमंत्री का ये भीलवाड़ा का 4 महीने में फिर से दौरा है और पीएम अपने दौरे में गुर्जर समुदाय को साधने की कोशिश करने वाले हैं। इस दौरान राजस्थान में भीलवाड़ा से 60 किलोमीटर की दूरी पर ही भगवान देवनारायण का जन्म स्थान है, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। मोदी मंदिर में पूजा अर्चना करने वाले हैं और सभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार दोपहर को राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के मालासेरी पहुंच चुके हैं, जहां पर वो लोक देवता भगवान श्री देवनारायण के अवतार महोत्सव समारोह को संबोधित करने वाले हैं। भगवान श्री देवनारायण के 1111वें अवतरण महोत्सव का ये कार्यक्रम मालासेरी डूंगरी गांव में आयोजित किया जा रहा है। विशेष रूप से गुर्जर समाज में इसकी बड़ी मान्यता मानी जाती है। पीएम मोदी के इस दौरे को राजस्थान के आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में वार्षिक एनसीसी रैली को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ये जानकारी दी। वसुधैव कुटुंबकम की सच्ची भारतीय भावना के तहत कुल 19 देशों के 196 अधिकारियों और कैडेट को समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। राष्ट्रीय कैडेट कोर इस वर्ष अपनी स्थापना का 75वां वर्ष मना रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी एनसीसी के 75 वर्ष पूरा होने के मौके पर 75 रुपए मूल्य का एक स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। पीएमओ द्वारा दी गई जानकारी में कहा गया है कि इस रैली में एक भारत एक श्रेष्ठ भारत विषय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें, पीएम मोदी ने बुधवार को नेशनल कैडेट कोर के कैडेट और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए कहा, आप युवा हैं, ये आपके लिए भविष्य बनाने का समय है। आप नए विचारों और नए मानकों की निर्माता हैं। आप नए भारत के अग्रदूत हैं। तो एनसीसी के लिए ये एक खुशखबरी है और पीएम नरेंद्र मोदी एक यहाँ पर पहल करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि इसके पहले भी पीएम मोदी ने बुधवार को एनसीसी कैडेट्स के लिए कार्यक्रम आयोजित किया था। वहीं पीएम मोदी आज एनसीसी की वार्षिक रैली को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ 75 रुपए का एक स्मारक सिक्का भी पीएम नरेंद्र मोदी जारी करने वाले हैं और इसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में एनसीसी की वार्षिक रैली को संबोधित करेंगे। ये संबोधन पीएम मोदी का लगभग 5:45 पर होने वाला है। एनसीसी इस साल अपनी स्थापना का 75वां वर्ष मना रहा है। इसी मौके पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।
बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। अब इस विवाद में कांग्रेस सांसद शशि थरूर की एंट्री हो गई है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि उन्होंने कभी भी भारत के लोगों से 2002 के गुजरात दंगों से आगे बढ़ने के लिए नहीं कहा। थरूर ने कहा कि गुजरात दंगों के घाव अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं, लेकिन इस मुद्दे पर बहस करने से बहुत कम फायदा होगा। एक ऑनलाइन समाचार पोर्टल से बात करते हुए तिरुवनंतपुरम के लोकसभा सदस्य ने कहा कि भारत इस त्रासदी से आगे बढ़ गया है और लोगों को लगता है कि इस मामले को पीछे रखा जाना चाहिए, क्योंकि 2 दशक बीत चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला सुनाया है। हालांकि थरूर ने कहा कि वो उन लोगों पर आरोप नहीं लगा रही हैं जो मानते हैं कि आधिकारिक जांच से पूरी सच्चाई सामने नहीं आई है। तो बता दें कि बीबीसी ने जिस तरीके से पीएम मोदी पर डॉक्यूमेंट्री बनाई है, अब इस मामले में शशि थरूर भी बीच में कूद पड़े हैं और शशि थरूर ने भी इसको लेकर बयान दिया है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि वो नहीं आरोप लगा रहे हैं किसी पर, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि गुजरात दंगों पर बहस का अब कोई भी फायदा नहीं है। थरूर ने कहा कि गुजरात दंगों के घाव अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं, लेकिन इस बात पर उन्होंने जोर भी दिया कि इस मुद्दे पर बहस करने से कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही अपना आदेश सुना चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के विवाद पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने कहा है कि कभी भी देश के लोगों से 2002 के गुजरात दंगों से आगे बढ़ने के लिए नहीं कहा। थरूर ने कहा कि गुजरात दंगों के घाव अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए हैं, लेकिन इस बात पर उन्होंने जोर दिया है कि इससे कोई भी फायदा नहीं होगा। एक ऑनलाइन समाचार पोर्टल से शशि थरूर बात कर रहे थे। इससे पहले तिरुवनंतपुरम सांसद शशि थरूर ने कहा कि भारत इस त्रासदी से आगे बढ़ गया है और लोगों को इस मामले में आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा था कि इस घटना को तो 2 दशक बीत चुके हैं और सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया है। हालांकि कांग्रेस नेता ने कहा है कि वो उन लोगों पर आक्षेप नहीं लगा रही हैं जो मानते हैं कि आधिकारिक जांच से पूरी सच्चाई सामने नहीं आई। थरूर की टिप्पणियों ने कुछ वर्गों में नाराजगी पैदा कर दी है, क्योंकि उन्होंने औपनिवेशिक शासन के लिए अंग्रेजों से उनकी क्षतिपूर्ण मांगों को उजागर कर दिया। अशोक सिंह गर्चा नाम के एक ट्विटर यूजर ने कह दिया है कि शशि थरूर ने 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए ब्रिटिश सरकार से माफी की मांग की, जबकि कल उन्होंने भारतीयों से 2002 के गुजरात नरसंहार से आगे बढ़ने के लिए कहा। इस पर थरूर ने जवाब दिया कि मैंने ऐसा नहीं कहा है। थरूर ने कहा, मैंने बार बार यह स्पष्ट किया है, मेरा मानना है कि गुजरात के घाव पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए हैं, लेकिन यह देखते हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अंतिम निर्णय सुना दिया है, हम इस मुद्दे पर बहस करने से बहुत कम लाभ होगा। आगे कहा है कि मैं स्वीकार करता हूं कि अन्य लोग मेरे विचार से असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन सांप्रदायिक मुद्दों पर मेरे विचार 4 दशक के रिकॉर्ड और गुजरात दंगा पीड़ितों के लिए खड़े होने के 2 दशकों के रिकॉर्ड को विकृत करना है, ये अपनों के लिए दुर्भावनापूर्ण है। गौरतलब है, इंडिया द मोदी क्वेश्चन शीर्षक वाली बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पीएम मोदी द्वारा निभाई गई भूमिका की आलोचना पर आधारित है। उस वक्त मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे जब सांप्रदायिक हिंसा ने 1000 से अधिक लोगों को मार डाला था। इसमें ज्यादातर मुस्लिम थे। 2 भाग वाली इस डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण पर भारत में रोक लगा दी गई है। केंद्र सरकार ने पिछले हफ्ते इसे ब्लॉक कर दिया है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह महाराष्ट्र के नए राज्यपाल बन सकते हैं, ऐसी संभावना कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जताई जा रही है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कुछ दिन पहले पद से हटने की इच्छा जाहिर की थी। अमरिंदर सिंह कुछ वक्त पहले कांग्रेस छोड़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। उन्होंने पंजाब लोक कांग्रेस नाम की पार्टी का भी गठन किया था। पिछले कुछ वक्त से विवादों में रहे भगत सिंह कोश्यारी ने सोमवार को कहा है कि उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को पद छोड़ने की अपनी इच्छा से अवगत कराया है। भगत सिंह कोश्यारी साल 2019 में महाराष्ट्र के गवर्नर बने थे। इस पद पर उनका अभी तक का कार्यकाल कई विवादों से घिरा रहा है। विपक्षी दलों ने उनके ऊपर महाराष्ट्र का अपमान करने और इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के आरोप लगाए। इधर कैप्टन अमरिंदर सिंह को हाल ही में बीजेपी की 83 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किया गया था और अब महाराष्ट्र के गवर्नर बनाए जाने के लिए उनका नाम सामने आ रहा है। आपको बताते चले कि इस दौरान राज्यपाल अमरिंदर सिंह बनाए जा सकते हैं।
क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र के गवर्नर ने इच्छा जाहिर की थी पद छोड़ने की नरेंद्र मोदी के सामने, उसके बाद से अब अमरिंदर सिंह का नाम सामने आने लगा है कि अमरिंदर को राज्यपाल महाराष्ट्र का बनाया जा सकता है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाए जाने की संभावना जताई जा रही है। पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अपने पद से हटने की इच्छा व्यक्त की। अमरिंदर ने 2021 में कांग्रेस छोड़ दी। अब पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी। 2022 में उन्होंने अपनी पार्टी का बीजेपी में विलय कर दिया था। बीजेपी के पूर्व दिग्गज नेता कोश्यारी ने एक बयान में कहा था कि उन्होंने हाल ही में मुंबई दौरे पर आए पीएम मोदी को पद छोड़ने की इच्छा जाहिर की है। उत्तराखंड चारधाम यात्रा का शंखनाद हो चुका है। इसके लिए राज्य सरकार और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने तैयारियां तेज कर दी हैं। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के कपाट 26 अप्रैल को खुलेंगे। इसके अलावा बद्रीनाथ धाम के 27 अप्रैल और गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट 22 अप्रैल को खुलेंगे। इस साल बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को सुबह 7:10 पर खोले जाएंगे। कपाट खोलने की तिथि का ऐलान टिहरी जिले के नरेंद्र नगर स्थित राज दरबार में राज पुरोहितों की ओर से किया गया। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की ओर से जारी एक बयान में बताया गया कि चार धाम यात्रा शुरू हो गई है। केदारनाथ धाम के कपाट 26 अप्रैल को और गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट 22 अप्रैल को खुलेंगे। बता दें कि वसंत पंचमी के शुभ अवसर पर आयोजित धार्मिक समारोह में पंचांग गणना के बाद विधि विधान से कपाट खुलने की तिथि तय कर दी गई है। तो ब्रेक के बाद फिर से चार धाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा की तैयारियां तेज हो गई हैं। केदारनाथ धाम के कपाट 26 अप्रैल को और गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट 22 अप्रैल को खुलेंगे। पूर्व में बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि 27 अप्रैल घोषित की जा चुकी है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने ये जानकारी दी है। कपाट खुलने की तारीखों का ऐलान होने के बाद श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। गुरुवार को वसंत पंचमी के अवसर पर उत्तराखंड के नरेंद्र नगर में बैठक हुई। इसमें पंचांग गणना के बाद विधि विधान के साथ बद्रीनाथ के कपाट खुलने की तिथि तय कर दी गई है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने से ठीक 15 दिन पहले गाड़ू घड़ा तेल कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसकी तारीख 12 अप्रैल 2023 बताई गई है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि घोषित होने के बाद श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जोशीमठ के कई मकानों में आई दरारों को लेकर अभी भी डर बना हुआ है और जिस तरीके से केदारनाथ में भी एक आपदा देखने को मिली थी, तो तमाम चीज़ों को देखकर तैयारियां की जा रही हैं कि किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो। चार धाम यात्रा की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा शनिवार को पुलवामा से शुरू हुई है। आपको बता दें, यात्रा अपने अंतिम चरण में आ गई है। शुक्रवार को यात्रा जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में सुरक्षा कारणों के कारण रोक दी गई थी। राहुल गांधी ने सुरक्षा इंतजाम को नाकाफी बताते हुए कहा कि पुलिस व्यवस्था पूरी तरह धराशायी हो गई है। बता दें, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती यात्रा में राहुल गांधी के साथ शामिल हुई। शुक्रवार को अमर अब्दुल्ला ने भी भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लिया था। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एक ब्रेक के लिए की थी और इस दौरान कहा गया था कि पूरी तरीके से सुरक्षा राहुल गांधी को यहां नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से यात्रा को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। राहुल गांधी की यह यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई थी, जो कि अब अंतिम चरण पर पहुंच गई है। तो आपको बताते चले कि रामबन के बनिहाल में यात्रा रुकी थी। पुलिस की पूरी तरीके से व्यवस्था नहीं थी, जिसकी वजह से यात्रा को आगे नहीं बढ़ाया जा सका था। लेकिन अब एक बार फिर से यात्रा शुरू हो चुकी है। सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया था और राहुल गांधी को बीच में छोड़कर ही खन्ना बल के लिए रवाना हो गए थे। रामबन जिले में बनिहाल से शुक्रवार को राहुल गांधी की पदयात्रा 9 बजे शुरू हुई थी। उसका आखिरी पड़ाव अनंतनाग था, लेकिन अनंतनाग में इसको रोक दिया गया है और
सुरक्षा में चूक जिस तरीके से सामने आ रही थी, उसी के चलते यात्रा को रोका गया है। अब एक बार फिर से राहुल गांधी की यात्रा शुरू कर दी गई है और अपने अंतिम चरण में राहुल गांधी की यात्रा पहुंच चुकी है। कन्याकुमारी से यात्रा शुरू हुई थी, जो अब अपने अंतिम चरण में है। कांग्रेस के आरोप पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने शुक्रवार को यह भी कहा कि आयोजकों ने यात्रा को 1 किलोमीटर के बाद रोकने पर कोई निर्णय लेने से पहले उनसे परामर्श नहीं लिया था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ट्विटर पर कहा कि आयोजकों ने 1 किलोमीटर की यात्रा आयोजित करने के बाद यात्रा को रोकने के बारे में कोई निर्णय लेने से पहले जेकेपी से परामर्श नहीं किया। बाकी यात्रा शांतिपूर्ण जारी रही। सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई है, हम पुख्ता सुरक्षा प्रदान करेंगे। पुलिस ने यह भी कहा कि आयोजकों द्वारा सत्यापित व्यक्तियों की तलाशी लेने के बाद ही भीड़ को यात्रा के मार्ग की ओर जाने की अनुमति दी गई है। पुलिस ने ये कह दिया है कि भारत जोड़ो यात्रा के आयोजकों और प्रबंधकों ने यात्रा के बनिहाल से शामिल होने वाली बड़ी भीड़ के बारे में सूचित नहीं किया था। भीड़ शुरुआती बिंदु के पास ही उमड़ पड़ी थी। इसमें कहा गया कि CAPF की 15 कंपनियां और JKP की 10 कंपनियां पूरी सुरक्षा के इंतजाम किए हुए हैं। कितने मिनट का हो गया? दिल्ली के केशवपुरम से कंझावला जैसा मामला सामने आया। यहां पर एक टाटा जेस्ट गाड़ी ने एक स्कूटी को 27 जनवरी सुबह 3 बजे टक्कर मार दी। हादसे के वक्त स्कूटी पर 2 लोग सवार थे, जिसमें एक शख्स की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं दूसरा अस्पताल में भर्ती है, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। एक्सीडेंट के बाद स्कूटी सवार एक शख्स, जिसका नाम सचिन गिरी है, वो सड़क पर गिर गया था। वहीं दूसरा युवक, जिसका नाम कैलाश भटनागर है, वो गाड़ी के बोनट और विंडशील्ड में फंस गया। स्कूटी भी गाड़ी के बम्पर में फंस गई। इसी वजह से कैलाश भटनागर की मौत हो गई और सचिन की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक कार सवार आरोपी स्कूटी और शख्स को प्रेरणा चौक से कन्हैया नगर मेट्रो स्टेशन करीब 350 मीटर तक घसीटते रहे। जब पेट्रोलिंग कर रहे PCR ने देखा तो गाड़ी का पीछा किया और आरोपी को गिरफ्तार किया। गाड़ी में 5 लोग सवार थे, जिनमें से 2 को पुलिस ने मौके पर गिरफ्तार कर लिया और अन्य 3 को बाद में गिरफ्तार किया गया। पता चला है कि स्कूटी सवार गारमेंट की फैक्ट्री में काम करते थे और रात पठान फिल्म देखकर वापस लौट रहे थे। प्रेरणा चौक और कन्हैया नगर मेट्रो स्टेशन के इलाके में गश्त कर रही थी। गश्त के दौरान PCR की गाड़ी कमांडर 10 अल्फा ने नोटिस किया कि एक टाटा जेस्ट गाड़ी ने स्कूटी को हिट किया और इसमें ये इतना जोर का इम्पैक्ट था कि जो स्कूटी पे पिलियन राइडर थे वो गाड़ी के बोनेट से टकराकर हवा में उछलते हुए नीचे गिर गए और जो आगे बैठे हुए थे वो भी गाड़ी के बोनेट से टकराए और गाड़ी की विंडशील्ड और बोनेट के बीच में उनका सर फंस गया और गाड़ी बोनेट में अटक गई। एक्सीडेंट करने के बाद गाड़ी रोकी नहीं, ब्रेक नहीं लगाए और इनफैक्ट गाड़ी को घसीटते हुए 300-350 मीटर तक आगे ले गए। PCR की गाड़ी ने इमीडिएटली पीछा करते हुए इनको इंटरसेप्ट किया। 11 सेकंड के अंदर PCR के स्टाफ ने गाड़ी को इंटरसेप्ट किया, बहुत ही स्विफ्ट रिस्पांस दिखाया और फिर इन भागते हुए अपराधियों को चेज करते हुए इनको पकड़ा। इनमें से 2 लोगों को मौके पे ही पकड़ लिया गया, बाकी 3 लोग फरार हो गए। प्रेरणा चौक और झारखंड के धनबाद शहर से एक बुरी खबर सामने आई है। धनबाद के एक अस्पताल में भीषण आग लगने की वजह से 6 लोगों की मौत हो गई। धनबाद से SSP संजीव कुमार ने बताया है कि अस्पताल में आग से मरने वालों में एक डॉक्टर, उनकी पत्नी और उनकी घरेलू सहायिका भी शामिल है। धनबाद के DSP अरविंद कुमार के अनुसार आग अस्पताल के आवासीय कॉम्प्लेक्स में लगी। इस भीषण हादसे में डॉक्टर के भतीजे और उनके एक और रिश्तेदार की भी मौत हुई है। इस हादसे में एक और डॉक्टर की भी मौत की खबर है। बताया जा रहा है कि बचाव कार्य में जुटी टीमों ने घटनास्थल से 9 लोगों को रेस्क्यू किया है। इजराइल की राजधानी यरूशलेम के बाहरी इलाके नेवे याकूब स्ट्रीट पर एक पूजा स्थल में गोलीबारी की खबर सामने आई है। इजरायली बचाव सेना ने बताया है कि यरूशलेम के पूजा स्थल में गोलीबारी हुई। इस घटना में मरने वालों की संख्या 8 हो गई है और करीब 10 लोग घायल हैं। इजराइल के विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है। आधिकारिक बयान के अनुसार ये घटना रात 8:15 की है। ये मामला फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में इजरायली सैनिकों द्वारा 9 लोगों के मारे जाने के एक दिन बाद हुआ।
पुलिस का कहना है कि ये गोलीबारी एक आतंकवादी हमला है। उन्होंने कहा कि गोलीबारी शुक्रवार शाम को पूर्वी यरूशलेम के उत्तरी हिस्से में हुई। पुलिस ने कहा कि आतंकवादी कार से पूर्वी यरूशलेम के उत्तरी हिस्से में पड़ोस में एक पूजा स्थल के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली इमारत पर पहुंचा और गोलियां चला दी। पुलिस ने बंदूकधारी का पता लगाया और उसे गोली मार दी। उन्होंने कहा कि हमले में इस्तेमाल की गई एक पिस्तौल जब्त कर ली गई है। मैगन डेविड एटम बचाव सेवा ने कहा है कि उसके चिकित्सकों ने घटनास्थल पर 5 पीड़ितों को मृत घोषित कर दिया। एमडी स्टाफ ने कहा कि 70 साल की एक महिला और 20 साल के एक युवक की हालत गंभीर है और 14 साल की एक लड़की की हालत मध्यम रूप से गंभीर है। घायलों को हदासाह माउंट स्कोपस अस्पताल ले जाया गया। रक्षा मंत्री के कार्यालय ने कहा है कि रक्षा मंत्री योआव गैलेंट जल्द ही इजरायल रक्षा बल के चीफ ऑफ स्टाफ, इजरायल की आंतरिक सुरक्षा एजेंसी शिन बेट के प्रमुख और अन्य सुरक्षा अधिकारियों के साथ एक विशेष स्थिति का आकलन करने के लिए बैठक करेंगे। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीन को लेकर बवाल जारी है। दिल्ली और कोलकाता में स्क्रीनिंग की जिद को लेकर हंगामे के बाद आज यानी शनिवार को मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में स्क्रीनिंग का ऐलान किया गया। हालांकि संस्थान की तरफ से इसकी इजाजत नहीं दी गई। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में पढ़ने वाले छात्रों के एक ग्रुप प्रोग्रेसिव स्टूडेंट फोरम ने प्रबंधन से कैंपस में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की इजाजत मांगी थी। टीआईएसएस ने स्क्रीनिंग की इजाजत देने से साफ इनकार कर दिया। इजाजत न मिलने के बावजूद फोरम ने शाम 7 बजे डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करने की घोषणा कर दी है। पीएसएफ ने कहा कि प्रबंधन के मना करने के बावजूद हम कैंपस में डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करेंगे। टीआईएसएस ने डॉक्यूमेंट्री प्रसारित करने के खिलाफ कड़ा रुख दिखाया है। टीआईएसएस ने संस्थान के अंदर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग न किए जाने को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है। एडवाइजरी में कहा गया है कि संस्थान में ऐसी किसी भी स्क्रीनिंग और सभा की अनुमति नहीं है जो शैक्षणिक माहौल को बिगाड़े और उसकी शांति और सद्भाव को खतरे में डाले। एडवाइजरी में आगे कहा गया है कि ऐसा संज्ञान में आया है कि छात्र के कुछ समूह देश के कुछ हिस्सों में अशांति पैदा करने वाली बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री के परिसर में स्क्रीनिंग करने की योजना बना रही हैं। वहीं कुछ छात्र इस डॉक्यूमेंट्री के विरोध में कुछ विश्वविद्यालयों में सभा आयोजित करने की योजना बना रहे हैं। तो ओमकार न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।